आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 9 मई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। सभी को राधे राधे। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा। केरल में विशु किस महीने में मनाया जाता है? तो केरल में विशु मनाया जाता है अप्रैल महीने के अंदर। अच्छा, जो केरल है ना, केरल ये 2-3 करंट अफेयर की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल का एक जिला है जिसका नाम है कोलाम, और ये कोलाम डिस्ट्रिक्ट भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। 100% कॉन्स्टिट्यूएंट लिटरेसी यहाँ पे आई है। एक इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, केरल के अंदर एक जिला है वायनाड। वायनाड जिला जो है ना, क्यों जरूरी है? क्योंकि वैसे तो ये राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र तो है ही है। इसके अलावा याद रखिएगा कि वायनाड के अंदर 100% ट्राइबल लोगों का जो डेटा है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि आधार कार्ड है या जो पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है, वो कंप्लीट कर दिया गया है ट्राइबल लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा केरल के अंदर एक जिला है जिसका नाम है धर्मदम। ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी का जो है क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र है। ये भारत का पहला ऐसा जिला जो 100% ई लाइब्रेरी या लाइब्रेरी कंसेप्ट को कंप्लीट कर चुका है। केरल की राजधानी आप सबको पता होगी तिरुवनंतपुरम है। केरल में वैसे भी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक कौन सा है? एक कोच्चि है, एक कोझिकोड है, एक तिरुवनंतपुरम है, एक कुर्नूल है। ठीक है, तो टोटल 4 है ये याद रखने वाले आपको एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत में साइलेंट वैली अगर पूछ लिया जाए तो केरल है। हाँ, फ्लावर्स वैली पूछे तो आप लोग कह सकते हो फ्लावर वैली कौन सा है, वो आप लोग उत्तराखंड को कहोगे, लेकिन ये साइलेंट वैली है। वास्को डिगामा सबसे पहले यहीं पे ही आया था 20 मई के दिन। ठीक है ना, 20 मई 1498 को आया था, याद रखना। एक गुजराती नाविक था अहमद इब्न मजीदी, उनकी सहायता से राजा जमोरी ने इनका स्वागत किया था। कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले पहुंचा था। अपने जीवन में 3 बार यहाँ पे आया था। कोच्चि में सबसे पहले फैक्ट्री लगी थी पुर्तगालियों की। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए थे। गोवा को आपको याद होगा ना, 19 दिसंबर 1961 को लास्ट में आज़ाद किया था। केरल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, जरूर याद रखना आप लोग। और इसका एक क्वेश्चन HSSC ने पूछा था, ऐसे 4 ऑप्शन देके पूछा था कि इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल, मतलब हरियाणा से छोटा है। हाँ, एरिया वाइज हरियाणा से छोटा है ये, लेकिन टेक्निकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन ये। चलिए, जो कल आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब तो हो गया। और कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि पंचकुला के अंदर भारतीय रेड क्रॉस समिति हरियाणा शाखा के द्वारा रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में एक राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, और हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन राज्यपाल जी है, याद रखना आप लोग। हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में महापौर अध्यक्ष के पदों की संख्या का कितना % अब नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए के लिए आरक्षित होगा? ये करंट अफेयर वैसे तो बहुत पहले का है, लेकिन इसको मंजूरी कल के दिन दी गई है। हरियाणा में बैकवर्ड क्लास ब्लॉक ए के सिटीजन को अभी हाल ही में 8% का आरक्षण दिया गया है। आइए थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है। ये पूरी बात डिटेल से पढ़ाता हूँ आपको मैं। देखो क्या है कि आयोग की अध्यक्षता में एक पूर्व न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दर्शन सिंह ने नागरिकों के पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के आकलन के लिए जांच की थी। और इस जांच आयोग में ये पाया गया कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए BC-A का राजनीतिक ढांचे में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब इनका एक प्रॉपर रेशियो है ही नहीं। इसलिए क्या किया कि स्थानीय निकाय नगर पालिका के चुनाव में आरक्षण के समर्थन की आवश्यकता है, ताकि उनकी भी पर्याप्त भागीदारी हो सके। मतलब हर जगह आरक्षण है, जैसे विधानसभा सीटें आप पता है 17 सीटें आरक्षित है। पंचायत चुनाव में 50% कर दिया गया है, महिलाओं का खैर किया गया है, बाकी भी कैटेगरी के लिए भी रिजर्व सीटें हैं। लेकिन ये जो आपकी है नगर पालिका या नगर निगम वाला, इसमें कुछ है नहीं आरक्षण। तो दर्शन सिंह स्टार्टिंग के पर्सन है, याद रखना, जो कि न्यायमूर्ति है, लेकिन ये रिटायर्ड है। इन्होंने इसका पूरे को देखा तो कहते हैं इस वाले में ब्लॉक ए यानी कि BC-A को राजनीतिक ढांचे से कोई प्रतिनिधित्व है नहीं। तो ब्लॉक ए के लिए इन्होंने अब नियम बनवाए और अब फाइनली इसको मोहर लग ही चुकी है। हर एक नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर जो पार्षद है, इनका पद नागरिकों के ब्लॉक ए के पिछड़े वर्ग के लिए अब आरक्षित हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि आरक्षित सीटों की संख्या उस क्षेत्र में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में ही हो सकती है। हालांकि ये डिसाइड अभी किया नहीं गया 100%। तो शहरी स्थानीय क्षेत्र उस शहरी स्थानीय क्षेत्र की कुल आबादी के नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए की आबादी के आधे % के रूप में होगी। और यदि अगर दशमलव मान 0.5 या इससे अधिक होता है तो अगला जो पूर्णांक आता है उसको फिर फाइनल किया जाएगा।
ठीक है, और इसका मतलब यह कि यदि पिछड़े वर्ग की आबादी सभा कुल क्षेत्र की आबादी का 2% या इससे अधिक है तो निकाय में पिछड़े वर्ग से संबंधित कम से कम एक पार्षद तो होगा ही होगा, कंफर्म है ये। इनको 8% जो है ना वो आरक्षित कर दिया गया है, तो चलो हो ही गया। 50% से सीटें अधिक होने पर नियम कुछ अलग होंगे। जैसे कि रिपोर्ट में ये स्पष्ट कहा है कि आरक्षित सीटों की संख्या को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के साथ जोड़ने पर यदि कुल संख्या नगर निकाय की 50% से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे क्या होने वाला है, आरक्षित संख्या को वहीं तक रखा जाएगा जिसकी कि अनुसूचित जाति और BC का आरक्षण नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की कुल सीटों को 50% से ज्यादा ना हो, मतलब लिमिट 50% है, इससे ऊपर नहीं होगा। अच्छा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे एग्जाम्पल देके कहा गया है कि शहरी स्थानीय क्षेत्र में A नागरिकों के ब्लॉक A के पिछड़े वर्ग की आबादी उस शहरी स्थानीय क्षेत्र की कुल आबादी का 25% है तो 12.5% सीटें जो है ना वो ब्लॉक A के लिए है। मतलब टोटल उसमें से अगर 25% आबादी जो है ना ये से संबंधित है तो उसमें 12.5% ब्लॉक A के लिए कर दी। जहां तक किसी दिए गए शहरी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी 50% या इससे अधिक है तो वहां के नागरिक पिछड़े वर्ग ब्लॉक A को आबादी का परसेंटेज के बावजूद कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ऐसी स्थिति में 4 सीटें भी आरक्षित हो सकती है, जैसे कि जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या का 40% है और शहरी स्थानीय क्षेत्र में 10 सीटें हैं तो अनुसूचित जाति के 4 सीटें उस टाइम पे आरक्षित हो जाएगी, शेष एक सीट जो है ना वो पिछड़ा वर्ग ब्लॉक के लिए फिर उपलब्ध होगी ये। और पिछड़ा वर्ग ब्लॉक A के नागरिकों को नगर पालिका में 1 सीट मिलेगी, भले ही उनके लिए उपलब्ध आरक्षण के परसेंटेज जो है वो अनुसार कोई भी सीट उपलब्ध ना हो, बशर्ते शहरी स्थानीय क्षेत्र में उनकी आबादी 2% से कम ना हो। तो थोड़ा सा घुमा हुआ मामला है, डिटेल्ड है, मैंने समझाने की कोशिश तो की है, बताने की कोशिश की है, पर आपको अगर एक ही बात याद रखनी है तो वो यही याद रखनी है कि कितना परसेंटेज आरक्षण है, 8% है, 50% की लिमिट है, बस 2 चीज याद जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अगली बात, और दर्शन लाल जी का नाम भी याद करना, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने किस जिले को RCS स्कीम के तहत सूची में शामिल कर दिया गया है? RCS इस स्कीम में अभी हाल ही में हिसार जिले को शामिल किया है। RCS का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, इसके अंदर डाला है हिसार जिले को। इसके साथ ही नए प्रपोजल में नारनौल, पिंजौर, अंबाला, सिरसा, करनाल, भिवानी इनके समेत 6 हवाई पट्टियों को भी शामिल किया है। बहुत अच्छा सवाल है, ये सारे याद रहने चाहिए आपको। डिप्टी सीएम चौटाला जो है ये अभी हाल ही में नए प्रपोजल के संबंध में मिर्जापुर बाछौद हवाई पट्टे पे कार्यालय जो बना हुआ वहां पे एविएशन सेक्टर से संबंधित अधिकारियों की बैठक की थी, वहां पे इसकी जानकारी मिली है। इसके अलावा जो ना नाइट फ्लाइट के लिए भी जल्द ही जो कैट 2 लाइटें होती है, बहुत महंगी आती है, जो क्रिप्टॉन की बनी होती है, दूर से दिखाई देती है, इनकी भी नई व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा सरकार की योजना है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत हरियाणा में 9 हेलीपोर्ट बनाए जाएं। एक गुरुग्राम में बन गया है, याद रखना, सबसे पहला हरियाणा का। इसके लिए हरियाणा राज्य की 3 पुलिस लाइन और 6 प्राइवेट सेक्टर के संस्थान खोजे गए हैं जहां पे हेलीपोर्ट बनाए जा सकेंगे। बाछौद हवाई पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। वैसे ना सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट अगर आपसे कोई पूछ लेना तो कौन सा है, तो वो एयर ही है, नो डाउट, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर मैं आपको अगर ये बताने की कोशिश करूँ ना कि कितने प्रकार के हवाई अड्डे हैं, तो देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हवाई अड्डा होता है जिसको कहा करते हो सैनिक हवाई अड्डा, मिलिट्री वाला, और एक होता है असैनिक जिसको आप लोग कहा करते हो डोमेस्टिक वाला। 2 टाइप के होते हैं। सैनिक हवाई अड्डे हरियाणा में 2 ही है। पहला कौन सा है? पहला है हरियाणा का सिरसा है, ठीक है ना, सॉरी सिरसा है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा हरियाणा के अंदर आता है अंबाला है, ठीक है ना। सैनिक हवाई अड्डे हरियाणा में 2 ही है। सिरसा की बात करता हूं मैं आप लोगों को, तो ये वायु स्टेशन जो है ना इसकी स्थापना हुई थी 1964 को हुई थी। और अंबाला की बात करता हूं तो ये 1948 को हुई थी। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि हरियाणा का पहला वायु सेना स्टेशन कौन सा था? तो हरियाणा का पहला वायु स्टेशन अंबाला था। यहाँ पे आपको याद होगा 29 जुलाई की बात है, 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल उतारे गए थे जो फ्रांस से लाए गए थे। उनमें से एक हरियाणा के गुरुग्राम के बसई के रोहित कटारिया जी उड़ा के लेके आए थे। असैनिक हवाई अड्डों की बात करता हूं तो उनमें से एक तो नारनौल है, ठीक है ना, नारनौल हवाई पट्टी है ये एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है ना वो है गुरुग्राम है, गुरुग्राम हवाई पट्टी है ये, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो आता है वो है भिवानी।
भिवानी भी हवाई पट्टी है, ये याद रखना। भिवानी के चांग गांव के अंदर है, चांद गांव में। इसके बाद में जो है ना चौथा जो है ना वो है करनाल। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना बता देता हूँ 1967 को हुई थी। इसको विकसित किया जाएगा एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में अच्छे तरीके से। एक हरियाणा के अंदर है पिंजौर में, ठीक है ना, पिंजौर में, ठीक है ना, पिंजौर। और एक है हिसार, लास्ट छठवां हिसार, है ना। हिसार जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा और यहाँ पे जहाज़ों की रिपेयरिंग वगैरह भी होगी, कार्गो हवाई जहाज के रूप में ही, ये भी याद रखना आप लोग। और अगर आप मुझसे ये पूछो ना कि हरियाणा के अंदर टोटल जो सिविल एविएशन सेंटर है वो कितने हैं, तो सिविल एविएशन सेंटर हरियाणा में 3 है, नागरिक उड्डयन केंद्र जिनको कहा करते हो आप लोग। जो पहला तो है ना वो है हिसार के अंदर ही है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, दूसरा है करनाल के अंदर है। और तीसरा कहाँ पे है सर, तीसरा है हरियाणा के अंदर पिंजौर के अंदर पड़ता है, पिंजौर में, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री तो आपको वैसे ही पता है, दुष्यंत चौटाला है। और नागरिक विमान केंद्र की स्थापना हरियाणा में हुई कब थी, ठीक है ना, नागरिक विमान केंद्र। नागरिक विमान केंद्र हरियाणा में बना था बेटा 1997 के अंदर बना था, ये भी याद कर लेना। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आप लोगों को ज़रूर याद रहनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का कहो या पूरे ओवरऑल कहो, सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट यही होता है, ठीक है। चलिए सर, अगला जो सवाल आपके लिए फिर लेके आते हैं कौन सा है कि हाल ही में कितनी हस्तियों को हरियाणा कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया टोटल 5 हस्तियों को। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। हरियाणा कला परिषद की ओर से हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन अभी किया गया था, जहाँ पे जो है ना ये सम्मान दिया गया। ये सम्मान इसके अंदर जो है ना संजय भसीन, गजेंद्र फोगाट, राजकुमार राव, मनीष जांगड़ा और लंदन रहने वाले रोहित अलावत को जो है ना ये सम्मान दिया गया है। हरियाणा के दिग्गज कलाकारों को हरियाणवी संस्कृति को विदेशों तक ले जाने के योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है, हरियाणा कला रत्न सम्मान, ठीक है। तो इस बात को जरूर याद रखना। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी मुख्यमंत्री के OSD प्रचार और हरियाणा कला परिषद के अतिरिक्त निदेशक गजेंद्र फोगाट, ठीक है। तो इनको जरूर आपको याद कर सकते हो। और हरियाणा कला परिषद के निदेशक का नाम संजय भसीन है। महिलाओं के लिए हरियाणा के किस जिले से हाल ही में महिला स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया गया, तो ये किया गया जी सोनीपत से। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ के सांसद रमेश कौशिक के द्वारा हरी झंडी दिखा के इसे दोबारा स्टार्ट किया गया। एक्चुअली कोविड के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, कोहरा वगैरह ज़्यादा होने के चलते हुए। तो ये ट्रेन महिलाओं के लिए, जो कामकाजी महिला दिल्ली जाती है उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। सोनीपत से वर्तमान में करीब 60 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन 40,000 यात्री आवागमन करते हैं। इस स्टेशन से दिल्ली को आवागमन करने वाली 10,000 से अधिक महिलाओं के लिए जो है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी आने जाने में। स्पेशल महिलाओं के लिए ट्रेन है। ये दिसंबर में बंद की गई थी, लेकिन दोबारा से इसे 4.5-5 महीनों में स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। करीब 7,000 पास बने हैं महिलाओं के स्पेशली, ठीक है, इसके इसी ट्रेन के लिए ही बने हुए हैं। और तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, सोनीपत जिला क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसमें चौथी पुलिस कमिश्नरी आ गई, चौथा ही हरियाणा का मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया आ गया, पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन बन गए, और राई सोनीपत खेल कूद विश्वविद्यालय के चांसलर तो कपिल देव और वाइस चांसलर भी आपको याद रखना है, वो जो है उनका नाम SS देसवाल है, ठीक है। चलो सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की पावर किसके पास है, हित है किसके पास, संसद, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। इन चारों के बारे में डिटेल से बताना, रिलेटेड इनके आर्टिकल बताना, तो मजा ज्यादा आएगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूं कल सुबह सही 5 बजे। सेशन को लाइक जरूर कर देना, लास्ट में ये मेरी रिक्वेस्ट ही रहती है आपसे। थैंक यू सो मच। और शेयर, सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया है तो करना। हरियाणा CET का बैच अगर आपको लेना है, CET मेंस का, तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं। ये मैं वादा करता हूँ आपके साथ में कि आपको निराशा नहीं होगी, ये पक्की बात है। पढ़ के बिल्कुल निराशा नहीं होगी। कहीं मर्जी पढ़े हों आप लोग, एक बार वहाँ पढ़ोगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ही कुछ अलग है, लेकिन मुद्दा ये है कि कंटेंट टू द पॉइंट मिलेगा। बातें तो होंगी ही नहीं, केवल और केवल अगर 1 घंटे की क्लास है तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मेरे 10 सेकंड भी बर्बाद हुए हैं। ये खास बात है, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। सिलेबस NCERT ओरिएंटेड है, इसकी भी श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ। उसमें भी कोई खास अलग चीज़ है नहीं, NCERT से ही है चीज़ें। कुछ टॉपिकों के साथ साथ ही जो कुछ ईजी है उनको छोड़ के बाकी लगभग 90% टॉपिक के साथ कोशिश ये की जा रही है कि टॉपिक के साथ ही MCQ करवा दिए जाएं, ताकि पता लग जाए कि कैसा टॉपिक है, कैसे उसके क्वेश्चन बन सकते हैं। विद PDF भी है। तो जनरली मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं, चक्कर काट रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। उनकी खोज शायद यहाँ आके पूरी हो सकती है, ठीक है ना।
बाकी आप खुद पढ़ के महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। शुक्रिया और राधे।